हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से प्राइम बायोलॉजी पर। आज के इस लेक्चर में हम उन क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं जिनको हमने लास्ट लेक्चर में रिलीज़ किया था एज ए टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर की फॉर्म में। मतलब जो लास्ट वीडियो था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन देखे थे, लगभग 100 प्लस क्वेश्चन थे, 107 क्वेश्चन थे, जिसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पुराने एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ हमारे द्वारा बनाए गए थे वो क्वेश्चन थे, और टोटली आपकी प्रैक्टिस के लिए थे वो सारे क्वेश्चंस। उस लेक्चर में हमने आंसर या सॉल्यूशन की बात नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी ताकि पहले आप इस जो टाइम मिला है आपको 2 दिन का उस लेक्चर के बाद, इसमें आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर सके आराम से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और साथ ही आपको पता चले कि आपकी प्रैक्टिस कितनी गहरी है, आपको कितना आता है, आपको कौन से क्वेश्चंस में आपको और तैयारी की ज़रूरत है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है जिसके क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, उन्होंने कमेंट किए थे कि क्वेश्चंस प्लस आंसर और सॉल्यूशन साथ में ही बताया जाए। तो अगर क्वेश्चंस के साथ में आंसर भी बताते जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है या आपको कितना आता है। इसलिए हमने यही सोच के लास्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस बताए थे, क्वेश्चंस के ऊपर बात की थी कि ये क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस रीट के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, लेकिन आंसर की बात नहीं की थी। इसलिए नहीं की थी ताकि उन क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर की वीडियो में जो PDF लिंक में दी गई थी उसे आप डाउनलोड कर लें और आराम से सोल्व कर लें। और फिर आज वाले लेक्चर में जब हम आज आंसर की बात करने वाले हैं तो इसमें आप मिलान कर लें और आप खुद को मार्क्स दे सकते हैं कि आपके जो 107 क्वेश्चंस थे उसमें से कितने राइट हैं। तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी गहरी है। ठीक है, तो शायद आपको बात समझ में आ गई होगी कि लास्ट लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चंस की बात की थी और आज वाले लेक्चर में उन्हीं क्वेश्चंस के हम आंसर और सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी क्वेश्चंस के आंसर देख सकें या कोई नया हो तो वो क्वेश्चन सोल्व कर सके डायरेक्ट। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि अब जब तक एग्जाम ना आ जाता तब तक हम क्वेश्चंस सोल्व करते रहेंगे। हर वीक में 1 या 2 वीडियो हम क्वेश्चंस की रिलीज करते रहेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन से बेहतरीन होती जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये सारे वही हैं जो लास्ट लेक्चर में देखे थे, बस आज हम इनके आंसर बताने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, सही है तो सही क्यों है और गलत है तो गलत क्यों है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किसी व्यक्ति में जन्म से एक हाथ नहीं है, इस व्यक्ति में अनुबंधी कंकाल, जिसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं, तो उसमें जन्म से एक हाथ नहीं है, तो अनुबंधी कंकाल में उपस्थित अस्थियों की संख्या पूछी गई थी। तो अस्थियों की संख्या कितनी रहेगी? तो शायद आपको पता होगा कि जो स्केलेटल सिस्टम वाला हमने चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि जो अनुबंधीय कंकाल होता है उसमें 126 अस्थियां या बोन पाई जाती हैं। अब एक हाथ एब्सेंट है इस व्यक्ति में, तो हर एक हाथ या पैर में 30-30 हड्डियां पाई जाती हैं, दोनों हाथों में मिला के 60, दोनों पैरों में मिला के 60, तो एक हाथ में 30, तो इसमें हाथ एब्सेंट है तो हम 30 माइनस कर देंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल की टोटल अस्थियों में से। तो जब 126 में से 30 माइनस करेंगे तो अपना आंसर हो जाएगा छिन्नवे। तो इसका सही आंसर रहेगा छिन्नवे। ठीक है, आप समझ गए होंगे ये आंसर कैसे आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर मनुष्य निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? जो उत्सर्जित पदार्थ उत्सर्जित करते हैं जीव जंतु, जैसे कोई अमोनिया सीक्रेट कर रहा है, कोई यूरिया सीक्रेट कर रहा है, कोई यूरिक एसिड सीक्रेट करता है, तो जो इंसान है, ह्यूमन है, वह किस में आता है? इन तीनों में से। तो जो ह्यूमन है उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होता है, इसलिए उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं। तो बी इसका आंसर रहेगा। अमोनियोटेलिक तो जलीय जंतु होते हैं जैसे फिशेस। ठीक है, तो जैसे यूरिकोटेलिक बर्ड्स होते हैं, यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से अवर्णीय लवक की भंडारण सामग्री है। अब जो लवक वाला चैप्टर देखा था हमने, सेल वाला, प्लांट सेल और एनिमल सेल, उसमें हमने लवक की बात की थी। और लवक जो होते हैं वो 3 टाइप के होते थे कि हरित लवक और अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक वगैरह वगैरह। तो जो अवर्णीय लवक थे
वो भंडारण सामग्री करते हैं। और भंडारण में कुछ ये भी जो अवर्णी लवक थे वो 3 टाइप के थे, जैसे एलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। जो अमाइलोप्लास्ट है वो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है, लिपिड का भंडारण एलियोप्लास्ट करता है, और जो प्रोटीन का भंडारण होता है वो एल्यूरोप्लास्ट द्वारा होता है। तो इसमें ऑल ऑफ अबव हो जाएगा आंसर, तो ये आंसर रहेगा इसका। निम्न में से कौन सा कोशिकांग ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ के उत्पादन व स्राव से संबंधित है? कहने का अर्थ है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जो ग्रंथियों द्वारा सीक्रेट होता है ना पदार्थ, वह पदार्थ भाई ग्रंथियों में कोशिकाएं तो प्रेजेंट है। अब कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग उस पदार्थ को सीक्रेट कर रहा है, जो भी पदार्थ ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, तो ये गोल्जी काय होते हैं। गोल्जी काय में जो सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स होती हैं वह ऐसे पदार्थ का स्त्रवण करती हैं। बाकी इसमें लाइसोसोम तारक काय सूत्रकणिका तो हो ही नहीं सकती, लाइसोसोम तो फेकोसाइटोसिस करते हैं, तारक काय सेल डिवीजन से रिलेटेड है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको एटीपी हाउस कहते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। नेक्स्ट है, सोनोग्राफी के लिए मानव के शरीर में कितनी आवृत्ति की अल्ट्रासाउंड विकिरणित की जाती हैं? जो सोनोग्राफी करते हैं वो अल्ट्रासाउंड विकिरणित की जाती हैं शरीर के अंदर, तो उनकी आवृत्ति कितनी होती है जो ह्यूमन को नुकसान नहीं पहुंचाए? तो वो आवृत्ति होती है 1 से 15 मेगाहर्ट्ज। तो ये आप ध्यान रखना, ही क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के दूध में कौन सी प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? जो मानव का दूध होता है, कहने का अर्थ जो मदर होती है, तो मदर के दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन पाई जाती हैं? तो वो है IgA, यह सबसे अधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वसीय यकृत सिंड्रोम का कारण है। जो वसीय यकृत सिंड्रोम होता है वो किसकी वजह से होता है? तो वह होता है ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करने की वजह से। तो ये आप बात ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा अल्कोहल का जो सेवन करते हैं व्यक्ति, उनके अंदर वसीय यकृत सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, तंबाकू और मॉर्फिन इसका आंसर नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों से प्राप्त स्फूर्ति पेय पदार्थ हैं। हमने देखा था जो प्लांट से अपन को मिलने वाले जो भोजन के अवयव थे उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे स्फूर्ति पेय है, जिसमें हमने चाय और कॉफ़ी के ऊपर बात की थी। तो जो कॉफ़ी है वह हमको मिलती है बीजों से, सीड से मिलती हैं, लेकिन जो चाय है वह पत्तियों से मिलती है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पत्तियों से प्राप्त स्फूर्ति पेय पदार्थ हैं, तो ये चाय रहेगा। आप यहाँ पर गलती कर सकते हैं कि एल्कोहल, ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नहीं आएगा, चाय आएगा। एल्कोहल तो स्फूर्ति पेय है ही नहीं है, तो मादक पेय ही है, ठीक है। तो ये आंसर रहेगा इसका चाय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक जलीय पादप नहीं है, वह है। भाई ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जो जलीय पादप नहीं है, जल में नहीं रहता है। तो आपको पता होगा कि जो ये मार्सिलिया, हाइड्रिला और वेलिसनेरिया ये तो जलीय हैं, लेकिन ये सोल्डेनेला है ये जलीय नहीं है, ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मादा में पाए जाने वाले मासिक धर्म लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है। जो मादा में पाया जाने वाला है मासिक धर्म, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, MC बोलते हैं, जिसमें हर मंथली ब्लीडिंग होती है, तो वह लगभग 50 वर्ष की उम्र में बंद हो जाता है। तो जो बंद होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम मेनोपॉज, ठीक है। मिनोर्क क्यों नहीं बोलते? मिनोर्क तो इसकी स्टार्टिंग को बोलते हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम 13-14 वर्ष की उम्र में जो स्टार्टिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको मिनार्क बोलते हैं। और मेनोपोज उसको बोलते हैं जब वो बंद हो जाता है 50 वर्ष की आयु में। और मेनोज तो ये तो शुगर की यूनिट है, ये अलग ही टर्म है, तो ये तो ऐसे ही है ऑप्शन, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना तथा ऑक्सीजन निकालने की प्रक्रिया कहलाती है। जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाई आपने देखी होगी ये प्रकाश संश्लेषण वाली रिएक्शन है, इसमें जैसे H2O, इसके द्वारा वो फूड बनाते हैं ग्लूकोज, प्लस इसमें O2 रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन में क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेना और बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, यह प्रक्रिया कहाँ होती है? जो प्रोटीन है उसको अमीनो अम्लों में तोड़ा जाता है, तो ये प्रक्रिया कहाँ डन होती है? तो ये प्रॉपर्ली जो अमीनो अम्लों में तोड़ने की प्रक्रिया वो आंत में डन होती है। हालांकि जो पेप्सिन होते हैं, ठीक है, रेनिन वगैरह, ये दूध का वहाँ पे ही डाइजेशन करना शुरू कर देते हैं आमाशय में, लेकिन वहाँ अमीनो अम्ल नहीं बनता। अमीनो अम्ल तो आंत में आके बनता है।
वहाँ अमीनो अम्ल में, वहाँ तो अमीनो अम्ल की चेन बनती है छोटी छोटी। फिर प्रॉपर डाइजेशन जो होता है वह आंत के अंदर होता है, ठीक है। तो आंत इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन है? जो हमने पादप में रेस्पिरेशन देखा था, श्वसन देखा था और पोषण देखा था, तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है तब जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभी रिएक्शन देखी थी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रहे हैं प्लांट। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है CO2, उसका प्रथम ग्राही उसको सबसे पहले कौन लेता है? तो उसका ग्राही होता है ये राइबुलोज बाइफॉस्फेट। ये तो आपको अच्छे से याद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे प्रचुर कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? कौन सा कार्बनिक यौगिक ऐसा है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है? तो मोस्ट अबंडेंट सेल्यूलोज है, क्योंकि सेल्यूलोज आपको पता है प्लांट की जो सेल वाल होती हैं, कोशिका भित्ति, वो सेल्यूलोज की ही बनी होती है और पृथ्वी पर बहुत सारे प्लांट्स प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा मात्रा सेल्यूलोज की रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल पिगमेंट में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट में खनिज तत्व आपको पता होगा कि मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसमें मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है, जो कि 4 नाइट्रोजन एटम के द्वारा एक क्लोरीन नामक रिंग से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही यहाँ पर पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल का फॉर्मूला क्या है? तो आप क्लोरोफिल का फॉर्मूला लिख सकते हैं C55 H72, उसके बाद एक मैग्नीशियम लिखेंगे आप, उसके बाद N4 नाइट्रोजन के 4 अणु N4 और देन उसके बाद लिखेंगे O5। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। जो पादप नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं वो निम्न में से किस रूप में करते हैं? तो वह नाइट्रेट के रूप में करते हैं, ठीक है। नाइट्रेट, जैसे इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं NO3-, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारक करने वाला जीवाणु है? तो ये क्वेश्चन सबको आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइजोबियम है जो सहजीवी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बाकी जो ये क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस पोलीमिक्सा, नाइट्रोसोमोनास, ये तो क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें से भी क्लोस्ट्रीडियम तो जाना पहचाना है। क्लोस्ट्रीडियम ये टिटनस कोस करता है, ठीक है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा? राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? अगुणित से आप समझते होंगे कि अगुणित का मतलब N, मतलब क्रोमोसोम संख्या हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं हेप्लोइड, ठीक है। N, ये N थोड़ा N, ठीक है। तो N कौन होता है इनमें? हेप्लोइड। अगुणित तो युग्मक होता है। आपको पता है कि जो इसमें सेल डिवीज़न चलता है, तो सेल डिवीज़न के अंदर क्या होता है? जो युग्मक होते हैं उनमें क्या होता है? क्रोमोसोम संख्या आधी तो जाती हैं, तो युग्मक हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म मात्रिक पोषक है? सूक्ष्म मात्रिक और वृहद मात्रिक होते हैं। जो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं उनको वृहद मात्रिक बोलते हैं, जो कम मात्रा में रिक्वायर्ड होते हैं उनको सूक्ष्म मात्रिक बोलते हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म मात्रिक होता है ये Mn, मैग्नीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाफिंग डिजीज निम्न में से किसकी वजह से होता है? मतलब इसमें इंसान ज़्यादा हंसता है और डिजीज होती है उसके अंदर, तो लाफिंग डिजीज बोलते हैं। और यह होता है प्रियोन्स के द्वारा। भाई हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला जो लेक्चर था उसमें पढ़े थे प्रियोन, विरोइड, वायरस। प्रियोन क्या होते हैं? आकार में ये वायरस से छोटे होते हैं। ये कमेंटमेंट था इसका, फोल्डेड प्रोटीन वाले कारक हैं ये प्रियोन, ठीक है। वो वायरोइड क्या होते हैं? भाई वायरोइड प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है इन वायरोइड में, और सिंगल स्टैंड RNA पाया जाता है। इनको 1971 में TD डाइनर ने सबसे पहले बताया था। वायरस और बैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिलस थ्यूरेंजेसिस बीटी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। भाई बीटी जीवाणु है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बेनिफिशियल और हार्मफुल, लाभदायक और हानिकारक वाले में ये उस सेक्शन में ये वाली बात की थी कि जो लाभदायक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जीवाणु, उनमें से जो बेसिलस थ्यूरेंजेसिस जीवाणु है वो लाभदायक है। लेकिन लाभदायक में कौन सा लाभ पहुंचाता है, वो किस तरह इनका यूज़ किया जाता है? तो बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इनका यूज किया जाता है, जैसे इंसेक्ट, कैटरपिलर, इनके हमले से रोकने के लिए कि बेसिलस थ्यूरेंजेसिस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक केमिकल बनता है, इस टाइप का एक जीन उनके अंदर इजिकुलेट करवा दिया जाता है, जहाँ पर केमिकल बनता है जो जहरीला होता है, जो इन इंसेक्ट को मार देता है।
तो एज ए बायो कंट्रोलर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में तो राइजोबियम है ही सही अपना, नाइट्रोजन फिक्सर अभी ऊपर बात की थी। और प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस के रूप में तो मेथेनो बैक्टीरिया हैं जो अपना मेथेन गैस प्रोवाइड करवाते हैं, गोबर गैस। एंटीबायोटिक रूप में तो अलग ही आते हैं फिर, जैसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है? अब सजीवों के लक्षण आप भली भांति जानते हैं भाई, गति भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे सजीव में आते हैं। तो ये तो सभी सजीवों के लक्षण हैं। तो यहाँ पर इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के जबड़े की पेशियों में ऐंठन है, गर्दन की पेशियों में अकड़न हो रही है, शरीर में झटके फील करता है, बेहोशी इत्यादि की शिकायतें हैं उसको, कौन सी डिजीज हो सकती हैं? तो ये ऐसी तो टिटनेस के अंदर ही होती हैं, प्लेग में ऐसा नहीं होता, मियादी बुखार, टाइफाइड में ऐसा कहाँ होता है, कंट्रोनी में भी नहीं होता। ठीक है, तो टिटनेस में होता है, तो ये आप ध्यान रखना। डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है भाई। अपने कोशिका विभाजन देखा था, कोशिका चक्र देखा था, जिसमें हमारी फेज पाई जाती हैं, G1 एस फेज, G2 फेज, फिर माइटोटिक फेज जिसमें विभाजन अवस्था, अंतरावस्था की 3 फेज थी, G1 S और G2। तो अंतरावस्था में कोशिका अपनी जो है सेल डिवीज़न, कोशिका विभाजन की तैयारियां करती है, और तैयारियों में क्या करती है वह अपना अंदर का मटेरियल दुगना करती हैं। तो डीएनए का जो मटेरियल है, डीएनए जो है उसकी मात्रा दुगनी कौन सी अंतरावस्था में होती है? तो एस अवस्था में। एस से, इस एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण। तो जो संश्लेषण अवस्था है उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है, मतलब डीएनए की मात्रा दुगनी होती है। तो इसका आंसर ये एस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कोशिका के असूत्री विभाजन की खोज किसने की? तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट ध्यान रखने की जरूरत है। रॉबर्ट रिमेक, इन्होंने कोशिका के असूत्री विभाजन की खोज की थी। और ये रॉबर्ट ब्राउन ने काय की खोज की थी? कोशिका के केंद्र की। हुक ने डेड सेल की, और ल्यूहेनहोक ने जीवित सेल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में दांत का कारण होता है। तो मानव में दांत जो है ये कवक कोष करते हैं, कवक रिंग वर्म कोष करते हैं, दाद कोष करते हैं कवक। तो जीवाणु ये क्या करते हैं? जीवाणु जैसे टाइफाइड, प्लेग, हैजा, निमोनिया, काली खांसी, टीबी, ये डिजीज करते हैं। और विषाणु जैसे पोलियो, इन्फ्लुएंजा, मम्स, कोरोना वायरस, हेपेटाइटिस, स्वाइन फ्लू वगैरह। और हेलमिंथिस, ये तो एस्केरिस, फाइलेरियसिस ये देखा था हमने, तो ये डिजीज कॉज करते हैं। तो कवक द्वारा होता है दाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी स्थिति जिसमें मानव शरीर में ऊतकों को ऑक्सीजन आपूर्ति बंद हो जाती है। भाई मानव शरीर में जो ऊतक प्रेजेंट हैं उसमें उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? एनोक्सिया बोलते हैं। ठीक है, तो एनोइया किसको बोलते हैं? एनोइया में तो अस्थायी तरीके से सांस रुक जाती है, मतलब अस्थायी तौर पर सांस रुकती है। ठीक है, तो डिस्नोइया में सांस में तकलीफ होती है। यूनोइया में क्या होता है? यूनोइया तो एक सामान्य संवातन की स्थिति है जिसमें हम नॉर्मल सांस लेते हैं, 1 मिनट में सांस लेना और छोड़ना, इसको संवातन बोलते हैं। तो 12 से 16 बार होता है ऐसा 1 मिनट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप, 12 से 16 बार जो है वो सामान्य संवातन की दर है, मतलब सांस लेना और छोड़ना 1 मिनट में 12 से 16 बार, ये सामान्य है, इसको यूनोइया बोलते हैं। ठीक है, तो अपना आंसर तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होने पर था, तो एनोक्सिया को बोलते हैं ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद होना। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने सर्वप्रथम रक्त दाब नापा था, और किसमें नापा था? वो घोड़े के अंदर। तो वो वैज्ञानिक थे हेल्स ने सबसे पहले रक्त दाब नापा था, वो भी घोड़े के अंदर। विलियम हार्वे, ये तो कार्डियोलॉजी, ये तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। तो क्रिश्चियन बर्नार्ड कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड का आप एज जीके क्वेश्चन भी ध्यान रख सकते हैं। जो साइंस वाली जीके आती है ना, विज्ञान वाली जीके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, उसने क्या क्या किया, उसकी खोज क्या हुई। तो ये क्रिश्चियन बर्नार्ड, इन्होंने सबसे पहले ह्यूमन का हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। जो ह्यूमन से ह्यूमन के अंदर हार्ट ट्रांसप्लांट किया था ना, जो पहला ऑपरेशन था हार्ट ट्रांसप्लांट का, वो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। तो ये आप ध्यान रखना, साउथ अफ्रीकन कार्डियक सर्जन है क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, एड्स डिजीज HIV से होता है। इसमें मुख्यतः
प्रभावित होती हैं। भाई एड्स डिजीज है वो HIV से होता है, ह्यूमन वायरस से। ठीक है, अब इसमें मुख्यतः क्या प्रभावित होता है शरीर के अंदर, तो टी लसिकाणु जो प्रतिरक्षी लसिकाणु हैं टी हेल्पर, ये प्रभावित होती हैं, ये इनको किल करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में अधिक होती है, तो भाई ये तो हमने देखा था लाल रंग में सबसे अधिक होती है। हरा मत लगा देना आप, हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसका मतलब ये नहीं हरे कलर में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका आंसर रहेगा लाल रंग की तरंग दैर्ध्य में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पिगमेंट प्रेजेंट है ना, फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स देखे थे हमने, फोटोसिंथेटिक कॉम्प्लेक्स 1, फोटोसिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 2 जो देखा था हमने, फोटो कॉम्प्लेक्स, उसमें बहुत सारे वर्णक प्रेजेंट होते हैं और वर्णक वो लाल प्रकाश वाली तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। क्वेश्चन नंबर 31, पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति किस अणु के टूटने से होती है। भाई जो प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन थी अपनी कि पादप CO2 और जल का उपयोग करते हुए प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या बनता था, ऑक्सीजन निकल रही थी ना, तो ऑक्सीजन जो निकलती है वो कौन से अणु के टूटने से, तो वो जल के अणु के टूटने से निकलती है। ठीक है, तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की प्राप्ति जल के टूटने से होती है, तो इसका आंसर रहेगा जल। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। सोलर ऊर्जा का ATP में परिवर्तन कहाँ होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सोलर ऊर्जा पादप यूज करते हैं, क्लोरोप्लास्ट में चलती है, ये ATP बनती है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद, अब ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस जो चक्र था उसमें देखा था हमने पायरुविक अम्ल बनता है। ठीक है, फिर इसको एसिटाइल कोमेन पर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, पायरुविक अम्ल उसका अंतिम उत्पाद है। कार्बोहाइड्रेट का अनाक्सी श्वसन गुणांक होता है। भाई श्वसन गुणांक वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, श्वसन गुणांक हम कैसे निकालते हैं कि श्वसन गुणांक निकालते हैं हम RQ = मुक्त हुई CO2 और उपयोग की गई O2। ठीक है, तो श्वसन गुणांक बराबर मुक्त हुई CO2 कितनी निकल रही है और उपयोग की गई O2 ऑक्सीजन की कितनी उपयोग किया गया है। तो जो अपना अनाक्सी श्वसन होता है, तो आपको नाम से पता है अनाक्सी मतलब वहाँ ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया गया है। और CO2 कितनी मुक्त होती है, तो CO2 मुक्त होती है वहाँ पर 2 अणु और ऑक्सीजन का उपयोग 0, तो जब 0 का भाग लगता है तो क्या हो जाता है अनंत, तो इसका आंसर अनंत। जबकि आक्सी श्वसन में क्या होता है, मुक्त 6 CO2 होता है और उपयोग भी 6 O2 का होता है। 6 से 6 कट जाएंगे, 1 आ जाएंगे, तो ऑक्सी का तो 1 रहेगा, लेकिन हमको अनाक्सी पूछा था, अनंत रहेगा। ठीक है, निम्न में से किसमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती। भाई जो पादपों में उत्सर्जन प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम वाष्पोत्सर्जन करते हैं, जिसमें वाटर का त्याग करते हैं पादप, तो ये कौन से पादप में नहीं होती, तो कवक और शैवाल में नहीं होती, तो इसका आंसर ये हो जाएगा उपरोक्त दोनों। मरुद्भिद जो मरुस्थलीय पादप होते हैं जैसे खेजड़ी, तो इनमें तो होती हैं, ध्यान रखना आप, इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा है वह प्रकाश की अनुपस्थिति में सक्रिय होते हैं, यह निम्न में से किस प्रकार के पादप में पाए जाते हैं। तो कुल मिला के हमको स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा की एग्जाम्पल पूछा है कि कौन से प्लांट में ये पाए जाते हैं, कौन से पादप में पाए जाते हैं। तो भाई ये पाए जाते हैं नागफनी और कैक्टस दोनों के अंदर। ठीक है, तो इसका आंसर आप दोनों लगाएंगे। किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। अब आपको जो आपने सेल डिवीजन पढ़ा है उसमें अलग अलग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, उनकी स्ट्रक्चर के नाम भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऐसे पूछे जा सकता है। तो जो क्रिस्टी है वो किस में पाई जाती है, तो आपको पता है एक फोल्डिंग लेयर पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा। समसूत्री विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, प्रोफेज प्रावस्था, सबको पता है प्रोफेज में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है, हमने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा था, अर्धसूत्री विभाजन में हमने देखा था कि वहाँ जीन विनिमय होता है। ठीक है, तो जो जीन विनिमय होता है वह किस किस के बीच होता है ये पूछ रहे हैं। तो 2 समजात गुणसूत्र के बीच, 2 असमजात गुणसूत्र के बीच, उपरोक्त दोनों या 2 कोशिकाओं के बीच।
तो दो कोशिकाओं के बीच ये तो कोई नॉनसेंस बात होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ एक कोशिका के अंदर होने वाला प्रोसेस है। अब उसमें भी दो समजात गुणसूत्र के बीच, भाई एक गुणसूत्र तो पापा से आया, एक मम्मी से आया, दोनों एक साथ साथ अरेंज हो जाते हैं तो इनको समजात गुणसूत्र बोलते हैं। अब इनके जो क्रोमेटिड थे, सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है, तो इन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर आपस में एक्सचेंज होता है जीन का, ठीक है, तो इसको बोलते हैं दो समजात गुणसूत्र के बीच। तो ये इसका आंसर रहेगा। निम्न में से किस प्रकार के कोशिका विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र संख्या अपनी जनक कोशिका से आधी रह जाती है? भाई तीन प्रकार के कोशिका विभाजन पढ़े थे, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब कौन सा कोशिका विभाजन ऐसा है जिसमें जो प्रारंभिक सेल होती हैं, जिसको हम बोलते हैं जनक सेल, तो डिवाइड होकर जो रिजल्ट में सेल्स आती है उनमें क्रोमोसोम संख्या आधी रह जाती है उस जनक सेल्स की तुलना में। तो ये ऐसा विभाजन कौन सा है? तो अर्धसूत्री विभाजन में ऐसा पढ़ा था हमने, ठीक है। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किसने किया? भाई कोशिका सिद्धांत दिया किसके द्वारा था? स्लाइडेन एंड स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, ठीक है, ये तो दिया था, लेकिन रूपांतरण मॉडिफिकेशन किसने किया? तो भाई मॉडिफिकेशन तो रडोल्फ विर्चो ने किया था, ठीक है, तो रडोल्फ विर्चो इसका सही आंसर रहेगा। इन्होंने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण किया था। और रूपांतरण में भी क्या बात बोली थी? इन्होंने बात बोली थी कि जो सेल्स होती हैं वह ओल्ड सेल से आती है, जो भी न्यू सेल्स बनती हैं वह पुरानी कोशिका से बनती है, ये बोला था, ठीक है। और स्लाइडेन ने तो ये थ्योरी दी थी, ठीक है। परकिंजे ने तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की थी। और एंटोनी ल्यूहोक तो आप जानते ही हो, सेल डिस्कवरी की थी लिविंग सेल्स की, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको समझने में। एकल झिल्ली और डबल झिल्ली और झिल्ली रहित तीन टाइप के कोशिकांग होते हैं। अब उनमें आपको ऐसा समूह छांटना है उसमें जिसमें एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो आप ध्यान देना कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम तो सिंगल झिल्ली युक्त हैं, लेकिन राइबोसोम से उसमें तो झिल्ली नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड जो उसमें देखोगे आप, तो गोल्जी काय और हरित लवक, ये तो दोनों क्या हैं? गोल्जी काय और हरित लवक। गोल्जी काय तो अपना सिंगल झिल्ली युक्त, लेकिन हरित लवक डबल झिल्ली युक्त। बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रदवी जालिका कि अंतःप्रदवी जालिका तो सिंगल झिल्ली युक्त, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली युक्त। तो आंसर क्या है? लाइसोसोम और गोल्जी काय दोनों सिंगल झिल्ली युक्त होते हैं। लाइसोसोम, गोल्जी काय और अंतःप्रदवी जालिका ये तीनों सिंगल झिल्ली युक्त होते हैं। डबल झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, ठीक है, और गोल्जी काय और लाइसोसोम ये सिंगल झिल्ली युक्त, और राइबोसोम में झिल्ली एब्सेंट। तो अपना आंसर ये समूह सही रहेगा क्योंकि ये दोनों सिंगल झिल्ली युक्त हैं। कोशिका झिल्ली के लिए सर्वाधिक मान्य मॉडल है। भाई तीन मॉडल दिए गए थे, तीनों के नाम है यहाँ पर। सर्वाधिक मान्य कौन सा था? तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना, जिसको गुलाब जामुन मॉडल भी कहते हैं, कि जो प्रोटीन अणु है वो लिपिड के सागर में डूबे रहते हैं, तैरते रहते हैं। जैसे किसी सागर के अंदर टापू प्रेजेंट है, ऐसे सागर रूपी जो लिपिड हैं उसके अंदर टापू रूपी प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कोशिका झिल्ली के लिए इकाई कला मॉडल किसने दिया? रॉबर्टसन ने दिया। साइंटिस्ट का नाम आप ध्यान रखें। निम्न में से किसके माइटोकॉन्ड्रिया में 55S राइबोसोम पाया जाता है? तो ये मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मेमल्स होते हैं उनमें 70S राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रिया में तो 55S पाया जाता है। ये एक्सेप्शन था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाकी ये ऑप्शन तो नहीं है, पक्षी, मेंढक, सारी सब। प्रोटीन निर्माण फैक्ट्री और ईंधन भट्टी के नाम से क्रमशः किन कोशिकांगों को जाना जाता है? तो आप जानते ही हैं कि प्रोटीन निर्माण कौन करता है, आपको पता होगा, प्रोटीन निर्माण राइबोसोम करता है। और ईंधन भट्टी, एटीपी कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी। तारक काय निम्न में से किसमें अनुपस्थित होता है? तारक काय आपको पता है, तारक काय स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल डिवीजन के समय, और सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाता है। इसका मतलब ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर सेल डिवीजन होता है उन्हीं में ही तारक काय पाया जाता है और बाकी में नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब एक और बात देखी थी कि तारक काय सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट में नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो यहीं पे कैंसिल,
कि प्लांट कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है। अब जंतु की भी जो मानव की आरबीसी है वो डिवाइड नहीं होती, तभी तो ब्लड की कमी होते से नया ब्लड चढ़ाना पड़ता है। और एक तंत्रिका होती है, तंत्रिका भी कभी डिवाइड नहीं करती है, इन दोनों में तारकाय एब्सेंट होता है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि इन सभी में तारकाय एब्सेंट है। दांत की पल्प गुहा निम्न में से किससे आश्रित रहती है? तो दांत की पल्प गुहा ओडोंटोब्लास्ट से आश्रित रहती है, तो ये आप ध्यान रखना। दांतों का इनेमल स्रावित होता है, किसके द्वारा? जो दांतों का इनेमल सीक्रेट होता है तो वह किसके द्वारा होता है? ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा? नहीं। ओडोंटोब्लास्ट? नहीं। ओस्टियोब्लास्ट? नहीं, वो होता है अमीलोब्लास्ट। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखो इसको। नासापथ व मुख गुहा अलग रहते हैं। भाई जो नासा छिद्र है और मुख गुहा ये दोनों अंदर गले में जाके खुल रहे हैं, ठीक है, फेरिंग्स के यहाँ। तो ये जो नासापथ और मुख गुहा किसके द्वारा अलग है? तो ये तालु के द्वारा अलग होते हैं। तालु प्रेजेंट है, कठोर तालु और कोमल तालु, जो जस्ट अपने दांत के फ्लोर है, रफ है, यहाँ पर कठोर तालु प्रेजेंट होता है, और आगे जाके थोड़ा स्मूथ है वो कोमल तालु होता है, जहाँ पे आपको जुकाम के समय खराश फील होता है, वो कोमल तालु होता है। तो तालु की वजह से नासापथ और मुख गुहा अलग रहते हैं। श्वसन मार्ग तथा भोजन मार्ग के लिए कॉमन पाथवे कौन होता है? ग्रसनी, फेरिंग्स बोलते हैं जिसको, ठीक है। एक किशोर में 17 वर्ष से पूर्व का दंत सूत्र है। भाई 17 वर्ष से पूर्व का दंत सूत्र मतलब जो 16-17 वर्ष की उम्र में कौन सा दंत सूत्र पाया जाता है, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। तो वयस्कता आपको पता ही होगा, 25 वर्ष की उम्र तक लगभग सभी दांत आ जाते हैं। 2123 रहता है वयस्क का, ठीक है। लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें कितना रहता है? छोटे बच्चे 10-12 साल के, उनमें 2102/2102, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो गलत हो गया। जो 2122/2122 है ये पाया जाता है 17 वर्ष के लगभग के किशोर में, क्योंकि उसमें जो आखिरी मोलर दांत है वो नहीं बनता, जो दाढ़ होती है आखिरी वो लेट आती हैं 20 वर्ष की उम्र के बाद, ठीक है। तो ये रहता है उसमें फॉर्मूला किशोर के अंदर 17 वर्ष की लगभग की उम्र के अंदर, ठीक है। दांतों का सबसे कठोर भाग ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इनेमल होता है। ये तो दांतों को ही नहीं, तो पूरी शरीर का ही, ह्यूमन शरीर का सबसे कठोर भाग यही होता है, इनेमल, दांतों का, ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतु जीभ द्वारा ताप नियमन करता है? तो आप ध्यान रखें, कुत्ते जो जीभ लटका के रखते हैं ना, वो उसके द्वारा ताप नियमन करते हैं। यकृत की वो कोशिकाएं जो भक्षण का कार्य करती हैं। यकृत की कौन सी कोशिकाओं में भक्षण का कार्य होता है? तो ये आपको पता होगा, यकृत में जो कुफर कोशिकाएं पाई जाती हैं वो भक्षण का कार्य करती हैं, ठीक है। असिनर और अल्फा कोशिकाएं तो पेनक्रियास में पाई जाती हैं। निम्न में से लार का घटक नहीं। अब कौन सा ऐसा है इसमें जो लार में नहीं पाया जाता है, मतलब वह लार का घटक नहीं है? टाइलिन तो पाया जाता है, लाइसोजाइम भी पाया जाता है, दोनों एंजाइम में, इम्यूनोग्लोबिन भी पाया जाता है, स्टार्च थोड़ी पाया जाता है। स्टार्च का तो पाचन होता है, स्टार्च का पाचन लार में ही तो स्टार्ट होता है, मुख गुहा में ही तो स्टार्ट होता है टाइलिन के द्वारा। तो स्टार्च तो फूड पार्टिकल है, तो यह लार का घटक नहीं है। नेक्स्ट, मुख में लार ग्रंथियों की संख्या। फिर लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती हैं? आपने क्वेश्चन किया ही होगा। 3 ग्रंथियाँ होती हैं, पेराटीट, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी, पर ये पेयर की फॉर्म में होती हैं। तो 3 के पेयर कितने हो जाएंगे? 3 पेयर की फॉर्म में, मतलब नंबर तो 6 हैं लेकिन पेयर कितने हैं? 3। ये आंसर हो जाएगा। लैंगरेंस के द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? अरब सागर में, पित्ताशय में, अंडाशय में, कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में पाए जाते हैं, पेनक्रियाज में, लैंगरेंस के द्वीप, ठीक है। शरीर में ग्लाइकोजन का संग्रह किया जाता है। अब ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर में कहाँ किया जाता है? यकृत में किया जाता है। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि संग्रहण का कार्य यकृत करता है, आंत में नहीं होता है। आंत में तो पाचन होता है और रक्त में संग्रह नहीं होता है। रक्त तो लगातार फ्लो रहता है, रक्त में संग्रह नहीं होता। लिम्फ में भी फ्लो रहता है, इसमें संग्रह नहीं होता है। संग्रहण यकृत के अंदर होता है। एल्कोहल का अवशोषण होता है, तो एल्कोहल का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? आमाशय में होता है। सारा एल्कोहल, बियर वगैरह सब यहीं एब्जॉर्ब की जाती हैं। कौन सा हार्मोन जठर रस के स्राव को रोकने में मदद करता है? भाई जो आमाशय है उसके अंदर सिक्रेशन होता है, HCl सीक्रेट हो रहा है, एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, पेप्सिन, रेनिन, तो ये जठर रस कहते हैं हम इनको। तो इस जठर रस के स्राव को रोकना भी तो बढ़ना जरूरी है ना भाई, जो लगातार सीक्रेट थोड़ी होता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए
एंटेरोगेस्ट्रीन रिलीज होता है, इसके द्वारा इसके स्राव को रोका जाता है। बाकी ये गेस्ट्रीन तो क्या है, स्राव करवाता है। और एंटेरोकाइनेज कौन है, एंटेरोकाइनेज तो ये तो वो है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करता है। भाई ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म होती है जिसको ट्रिप्सिन में बदलता है, तो वो एंटेरोकाइनेज ही तो बदलता है। और कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन तो बाइल सिक्रेशन करवाता है। ठीक है। अग्नाशय रस की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय, क्षारीय, उपरोक्त दोनों, उदासीन। तो अग्नाशय रस की प्रकृति होती है क्षारीय, क्षारीय होती हैं। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि जो आमाशय से जो खाना होके आ रहा है तो कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। आमाशय से खाना का प्रकृति कैसी रहेगी, अम्लीय। क्यों रहेगी अम्लीय, क्योंकि आमाशय के अंदर HCl सीक्रेट होता है और HCl एक अम्ल है, तो अम्लीय प्रकृति रहेगी। लेकिन अम्लीय प्रकृति इंटेस्टाइन के लिए हानिकारक है, जिसको उदासीन करना जरूरी रहता है। तो इंटेस्टाइन के डुडेनम जो पार्ट है उसका, जिसको हम हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं शायद, तो उसके अंदर रिलीज किया जाता है यह पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, अग्नाशयी रस जो कि क्षारीय होता है। तो अम्ल क्षार मिलके क्या करते हैं, उदासीन। तो वहाँ पर उसकी इंटेस्टाइन की वॉल को हानि नहीं होती है फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना। निम्न में से मोनोसेकेराइड कौन है। भाई जो स्टार्च होते हैं ना, ये स्टार्च टूट के डाइसेकेराइड में टूटते हैं, फिर डाइसेकेराइड टूट के मोनोसेकेराइड में टूटते हैं। ठीक है, ऐसे टूटते टूटते जाते हैं, अलग अलग एंजाइम आते हैं, इनको तोड़ते जाते हैं और बिल्कुल सरल तोड़ लेते हैं इनको सरल रूप में। तो हमको यहाँ पर फॉर्म पूछिए मोनोसेकेराइड की, तो जो सुक्रोज है ना वो तो डाइसेकेराइड है। आपको पता है स्टार्च का जब पाचन होता है मुख में माल्टेस के द्वारा, तो माल्टोज, सुक्रोज ये सब बाई बंधु हैं, तो ये सब डाइसेकेराइड होते हैं। लेकिन जो ग्लूकोज है वह मोनोसेकेराइड होता है, क्योंकि आपको पता है सुक्रेज टूट के सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, तो ये मोनोसेकेराइड होते हैं। तो ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, जबकि सेलुलोज ये तो बड़ी वृहद अणु है। ठीक है। विटामिन शब्द किसने दिया, भाई विटामिन की खोज तो ल्यूनिन ने की थी, लेकिन शब्द फंक ने दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैकोब्सन के तो ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे मेमल्स में, बहुत सारे रेप्टाइल्स में जैकोब्सन के ऑर्गन प्रेजेंट। तो जैकोब्सन साइंटिस्ट ने खोजे थे, तो उनके नाम पे रखा गया है जैकोब्सन ऑर्गन। अब जैकोब्सन ऑर्गन साइंटिस्ट जैकोब्सन के नाम पे हैं, और ऑर्गन क्या यूज है कि ये कीमो रिसेप्टर होते हैं, फूड की आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई फूड जहरीला नहीं है, कहीं जहरीला तो नहीं है। तो ये एनिमल्स में पाए जाते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, जैकोब्सन के ऑर्गन जिनको जैकोब्सन ने खोजा था। ठीक है, अपना आंसर तो ये हो गया फंक। ऐसा विटामिन जो मनुष्य की आरबीसी के परिपक्वन को प्रेरित करता है, आरबीसी के परिपक्वन को B12 प्रेरित करता है। ठीक है, डायरेक्ट ध्यान रखना। फोलिक अम्ल निम्न में से किसका नाम है। अब निम्न में से कोई एक फोलिक अम्ल है, विटामिन की कॉमन नेम देखे थे हमने। फोलिक अम्ल किसका है, B9 का। ठीक है, B6 का तो पायरोडोक्साइन, ई का टोकोफेरोल और के का मेनाडायोन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B9, जिसका नाम है फोलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, कोई गांव फ्लोराइड से प्रदूषित है। अब कोई गांव है जहां फ्लोराइड से प्रदूषित है, मतलब पानी में फ्लोराइड ज़्यादा हो गया। ठीक है, फ्लोराइड से प्रदूषित हो रहा है, तो वहाँ के लोगों में मुख्यतः प्रभावित अंग क्या होगा, तो दांत प्रभावित होते हैं। ठीक है, फ्लोराइड से मुख्यतः, तो ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैल्सीफेरोल सामान्य नाम है, कौन से विटामिन का सामान्य नाम कैल्सीफेरोल है, तो ये विटामिन डी है जिसका नाम कैल्सीफेरोल होता है। बाकी सी का तो एस्कॉर्बिक, ई का टोकोफेरोल अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, और के का भी मेनाडायन ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन है, मतलब एंटी स्टेरिलिटी का मतलब है कि जो बद्धता आ जाती है ना, तो बद्धता से बचाता है यह विटामिन। बद्धता मतलब वह फर्टाइल नहीं है, वह बच्चे पैदा करने में असक्षम है, उसको बोलते हैं स्टेरिलिटी। तो अब इसको कौन रोकता है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन रोकता है। और यह विटामिन कौन है जो एंटी स्टेरिलिटी का वर्क करता है, तो यह है विटामिन ई। ठीक है, पीलिया में मुख्य प्रभावित अंग है, सबको पता है लीवर। ठीक है, लीवर पीलिया में मुख्य प्रभावित अंग है, क्योंकि यहाँ से बाइल प्रोडक्शन होता है, तो बाइल शरीर में फैल जाता है, इससे सारे शरीर का रंग पीला पीला दिखता है। ठीक है, स्तनधारियों में दांत होते हैं, कौन से होते हैं, डायफाइडोन, द्विबार दंती, हिटेरोडोन, विषम दंती, थिकोडोन, जिसको क्या बोलते हैं गर्द दंती। कौन से होते हैं, ऑल ऑफ अबव, तीनों प्रकार के होते हैं भाई। डाइफाइडोन
2 बार आते हैं। हेटेरोडोन कार्य और संरचना में अलग, और थिकोडोन गर्तदंती गर्त में लगे होते हैं। तो तीनों टाइप के अलग अलग बेसिस पे जो डिवीज़न दिया गया है, तो ये तीनों टाइप के स्तनधारियों के संदर्भ में हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव, उपरोक्त सभी। मनुष्य के अक्षीय कंकाल में उपस्थित ऐसी अस्थि जो मनुष्य के अक्षीय कंकाल में उपस्थित ऐसी अस्थि बोन जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती, मतलब ऐसी अस्थि है जो किसी अन्य अस्थि से जुड़ी नहीं होती हैं अक्षीय कंकाल के अंदर, तो वह होती हैं कौन सी बोन? हायोइड बोन, जो कि यू शेप में होती हैं या गले में। ठीक है, बाकी ये पेलेटाइन तो मुख में होती हैं, नेजल और बक्कल के बीच में, और ये मैक्सिलरी और मैंडिलरी तो आपके दोनों दांत जिन पर लगे हुए हैं ना, वो होती हैं थोड़ी वाली हड्डियाँ। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य के शरीर में उपस्थित सौंदर्य अस्थि ब्यूटी बोन के नाम से कौन सी अस्थि फेमस है? तो भाई ब्यूटी बोन के नाम से कॉलर बोन, स्टर्नम, हाइड बोन, क्या आंसर होएगा? तो इसका आंसर होता है क्लेविकल, कॉलर बोन, जो आपके कॉलर के यहाँ प्रेजेंट है ना, जो आपकी शर्ट की कॉलर रहती है, यहाँ पर जो आड़ी बोन निकल रही है, जैसे ये आपका फेस है और ये आपका वक्ष है और ये टांगे हैं, ये पैर है, तो ये जो यहाँ गर्दन के यहाँ आड़ी बोन नजर आती है, आपको पतले दुबले व्यक्ति में ज़्यादा नजर आती है। यहाँ पे एक तो इधर से आती है, एक तो इधर से आती है, एक इधर से आती है, क्लेविकल। ठीक है ना, कॉलर बोन जो कि आपके श्रोणी में एकला का भाग बनाती हैं, तो ये बोन ब्यूटी बोन के नाम से फेमस है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ने वाली कशेरुक अस्थि का नाम है? कौन सी अस्थि ऐसी है कशेरुक अस्थि जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से जुड़ती है? तो ऑब्वियसली सही बात है कि जो कशेरुक दंड है उसमें जो पहली अस्थि है वही जाके जुड़ेगी ब्रेन के अंदर। ऑक्सीपिटल जो आपका क्रेनियम है उसके अंदर जो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट है वहाँ जाके लगेगी। तो उस अस्थि का नाम आप डायरेक्ट ध्यान रखें, उसे एटलस कहते हैं। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के वृक्क ठीक से काम नहीं करे तो उस व्यक्ति के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ेगी? तो नॉर्मल बात है कि हम यूरिया उत्सर्जन करते हैं, अब वृक्क ठीक से काम ही नहीं कर रहे हैं तो यूरिया उत्सर्जित ही नहीं होगा, तो रक्त में यूरिया ही बढ़ेगा। मानव वृक्क में 24 घंटे में कुल छनित्र, मतलब 24 घंटे के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं 10-12 लाख, वो कितना छान देते होंगे, वो मात्रा पूछिए। तो वो मात्रा आप डायरेक्ट ध्यान रखें 180 लीटर क्षमता है, पर इसका 99% तो दोबारा इन ट्यूब्यूल्स में ही अवशोषण कर लिया जाता है, और लगभग 1.5 लीटर मूत्र का निर्माण होता है रोजाना। तो ये मूत्र की मात्रा है रोजाना के सामान्य नॉर्मल। ठीक है, तो क्षमता कितना है? 180 लीटर पर डे। वह रक्तवाहिनी जो बोमन संपुट में आती है तो उसको अभिवाही अफेरेंट बोमन संपुट में आती है। भाई जो बोमन संपुट था ना, ये ऐसा स्ट्रक्चर देखी थी हमने नेफ्रॉन की, जिसमें ये यू आकार का हेनले लूप, डिस्टल और ये कलेक्टिंग डक्ट थी। तो इसमें एक आ रही थी लार्ज और एक पतली निकल के जा रही थी। तो लार्ज जो आती है उसको अभिवाही बोलते हैं, जो पतली निकल के वापस निकलती ना यहाँ से, उसको अपवाही बोलते हैं। तो हमको पूछा है जो रक्तवाहिनी आ रही है बोमन संपट के अंदर, ठीक है, उसको अभिवाही बोलते हैं, अफेरेंट। ऐसी स्थिति जिसमें वृक्क खराब हो जाते हैं। तो भाई जो अगर यूरेमिया हो जाए ना, तो वो इसी बात को इंगित करता है कि वृक्क खराब हो चुके हैं ऑलमोस्ट, लगभग। ठीक है, तो इसमें यूरेमिया आंसर रहेगा। कीटो यूरिया तो कीटोन बॉडी मिलती है मूत्र के अंदर, और पॉलीयूरिया तो मूत्र उत्पादन अधिक हो उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यूरेमिया। वृक्क में प्रवेश करने वाली नलिकाएं कौन कौन सी नलिकाएं? जैसे मूत्रवाहिनी है, रक्तवाहिनी है, और वृक्क में कौन प्रवेश करता है? तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। तो जो ये प्रवेश कर रही हैं कुछ नलिकाएं और तंत्रिकाएं, तो ये वृक्क के कौन से भाग से प्रवेश करती? भाई वृक्क के बहुत सारे भाग होते हैं ना, जैसे हाइलम, मेडुला, वल्कुट। तो वृक्क के भाग हैं चारों, हाइलम, मेडुला, वल्कुट। ये हाइमन तो क्या है? ये तो झिल्ली होती हैं, वजाइना में पाई जाती हैं, जिसको कौमार्यता का प्रमाण देती हैं, जो कि एक अंधविश्वास है। तो ये तो वो झिल्ली हो गई, तो ये तो कट। अब वह कहाँ से इंटर करती हैं? तो वह करती हैं हाइलम से। जो भाई किडनी होती है ना इस शेप में आपके सेम के बीच की आकृति, तो ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला पूरा, ये वाला, यहाँ से ही तो यूरेटर और ये वो क्या बोलते हैं उनको, नर्व्स, ब्लड वेसल, सब यहाँ से इंटर करती हैं इस वाले भाग से। तो ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं हाइलम या हाइलस भी बोलते हैं। ठीक है,
ये आंसर हो जाएगा। मेडुला वल्कुट तो ये तो वाला भाग वल्कुट होता है, कॉर्टेक्स जहाँ पिरामिड पाए जाते हैं वो मेडुला होता है, ऐसे पिरामिड पाए जाते हैं। मनुष्य के गले में उपस्थित ट्रेकिया के उपास्थि छल्ले किस तरफ से खुले रहते हैं? ठीक है, इसको किस कर लेना यहाँ से, किस तरफ से, किस साइड से खुले रहते हैं। ठीक है, तो किस साइड से खुले रहते हैं वो? अधर, पार्श्व, पृष्ठ। तो सामने तो आपको फील होते होंगे, अदर साइड पे तो खुले नहीं है, सी आकार के छल्ले प्रेजेंट, लेकिन पीछे से वह खुले रहते हैं, उनकी जगह पर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो पृष्ठ सतह से वह खुले रहते हैं। पार्श्व से भी नहीं खुलते हैं, पार्श्व में भी आप हाथ लगा के देखो प्रेजेंट है। अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की पेशियों में, जो अंतः श्वसन होता है उस समय डायफ्राम की पेशियों में क्या होता है? शिथिलन, सिकुड़न, कुंडलन या अप्रवाहित। अप्रवाहित तो नहीं हो सकती, फर्क तो आता है क्योंकि डायफ्राम रेस्पिरेशन में मदद करता है। कुंडलित तो भी नहीं होती हो, कुंडलित का मतलब तो ऐसे ऐसे हो जाना, कुंडलित थोड़ी होएगी। अब शिथिलन और सिकुड़न, तो आपको बताया नॉर्मल जो स्टेज होती है ना, जैसे ये लंग्स हैं, ये लंग्स हैं, अब यहाँ आपका डायफ्राम प्रेजेंट होता है, तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है। अब जब आप सांस लेते हो मतलब ऑक्सीजन अंदर आई, अब ऑक्सीजन अंदर आ रही है तो आपकी वक्ष गुहा का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कब बढ़ेगा? वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब इस डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होएगा और ये से सिकुड़ेगा, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये रहता है इसका कि इसमें सिकुड़न देखने को मिलेगा। तो अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम की पेशियों में सिकुड़न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय जीवों में श्वसन किसके द्वारा होता है? भाई जलीय जीव जो होते हैं उनके अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा, वायुकोश द्वारा, पुस्तक फुसफुस द्वारा या गलफड़ों द्वारा। तो जो जलीय जीव है ना, उनमें आप देखेंगे कि जो फिशेज हैं, फिशेज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? गलफड़े प्रेजेंट होते हैं। जलीय जीव कौन है? फिशेज। और फिशेज में श्वसन के क्या ऑर्गन है? गलफड़े। इसका आंसर ये हो जाएगा गिल्स। गिल्स के द्वारा ही तो श्वसन करती हैं फिशेज। बाकी फेफड़े तो मनुष्य में पाए जाते हैं, मैमल्स में। वायुकोश पक्षियों में पाए जाते हैं। पुस्तक फुसफुस पाए जाते हैं स्कॉर्पियन में, बिच्छू में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि बिच्छू के अंदर पुस्तक फुसफुस पाए जाते हैं। तो जलीय जीवों में सही आंसर हो गया गलफड़े, इसका सिकुड़न था। ठीक है, कितने % CO2 का परिवहन रक्त में बाइकार्बोनेट के रूप में होता है? भाई CO2 परिवहन देखा था हमने, अलग अलग फॉर्म में परिवहन होता है, ऑक्सीजन, CO2 और इनका। तो बाइकार्बोनेट के रूप में CO2 का परिवहन कितने % होता है? तो वो होता है 70%। आपको पता ही होगा, डायरेक्ट आंसर है कि 70% जो है CO2 HCO3 मतलब बाइकार्बोनेट के रूप में परिवहित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल फुसफुसी क्षमता। भाई कुल फुसफुसी क्षमता किसे कहते हैं? जैविक क्षमता प्लस अवशेषीय आयतन। ठीक है, तो जैविक क्षमता कितनी होती है? 4800 ml और अवशेषीय आयतन 1200 ml। तो 4800 प्लस 1200 6000 ml। तो कुल फुसफुसी क्षमता 6000 ml होती हैं। भाई जो जैविक क्षमता है ना, वो आप एक नॉर्मल अंदर जो सांस है उसको बहिर्श्वसन करो, और बहिर्श्वसन के बाद एकदम बिल्कुल खींच के पूर्ण जोर के साथ में आप अंतर श्वसन करो। श्वसन मतलब अंदर ऑक्सीजन लो, तो इसको तो कहते हैं जैविक क्षमता। भाई हम इतनी क्षमता रखते हैं कि इतनी मात्रा हम ऑक्सीजन की अंदर ले सकते हैं, वायु के अंदर ले सकते हैं। पर फुसफुसी क्षमता कितनी? भाई ये बात तो समझ में आती है कि आपकी जो जैविक क्षमता है, आपने खींच के अंदर ऑक्सीजन ली, उसको जैविक क्षमता बोल। लेकिन पहले से थोड़ी बहुत लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होती हैं, फुसफुस के अंदर। तो इस पूरी जो कैपेसिटी है कि आपने जोर से अंदर ऑक्सीजन वायु को अंदर लिया और जो पहले से प्रेजेंट है, इसका योग कहलाता है कुल फुसफुसी क्षमता। तो जैविक क्षमता प्लस अवशेषीय आयतन, ये दोनों मिला के कहलाते हैं फुसफुसी क्षमता, कुल फुसफुसी क्षमता। ठीक है, बाकी 500 क्या होता है? ये 500 ml तो ज्वारीय आयतन होता है, टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं कि सामान्य संवर्तन के दौरान ली गई व छोड़ी गई ऑक्सीजन की या CO2 की मात्रा, वायु की मात्रा। ठीक है, जैविक क्षमता 4800 ml हो गई, अवशेषीय आयतन 1200 ml होता है। जो आप जोर से बाहर हवा निकाल दो तो भी रह जाती है, वो मात्रा है ये अवशेषीय आयतन। ठीक है, तो 6000 ml अपना कुल फुसफुसी क्षमता, जो कि जैविक क्षमता प्लस अवशेषीय आयतन।
कैपिलरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, जो कैपिलरी सिस्टम होता है वो किसने डिस्कवर किया, तो वह डिस्कवर किया मार्सेलो मेलपिगी ने। ठीक है, मार्सेलो मेलपिगी के द्वारा कैपिलरी सिस्टम डिस्कवर किया गया था। जो कैपिलरीज पाई जाती है ना बहुत सारी ग्लोमेरुलस के अंदर, उनको बोल रहे हैं। तो मार्सेलो मेलपिगी के द्वारा कैपिलरी सिस्टम डिस्कवर किया गया था। जो कैपिलरी पाई जाती हैं कि भाई जो आर्टरी जा रही है और आगे जाके माइन्यूट होती जाती हैं, तो आखिरी में जाके सबसे माइन्यूट जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कैपिलरी होती हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरा साइंटिस्ट है कैमिलो गोल्जी, इन्होंने तो गोल्जी बॉडी की खोज की थी, गोल्जी काई की। विलियम हार्वे अपने कार्डियोलॉजी वाले हो गए, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब है, डेक्स्ट्रोकार्डिया किसे कहते हैं, हार्ट की अनुपस्थिति नहीं, हार्ट की उपस्थिति लेकिन राइट साइड में। भाई नॉर्मल जो हार्ट प्रेजेंट होता है वो दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी पोजीशन लेफ्ट साइड होती है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि वह राइट साइड प्रेजेंट है, बहुत सारों में प्रेजेंट भी होता है, तो ऐसी कंडीशन को अपन डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। यदि हार्ट बीट सामान्य है जो कि 72 प्रति मिनट चलती हैं, तो हृदय चक्र का समय क्या होगा। हृदय चक्र क्या है, लब और डब। तो ये लब डब जो होता है, सिस्टोल और डायस्टोल, प्रकुंचन व अनुशीतलन, ये कितने समय में हो जाता है, तो ये 0.0 सेकंड के अंदर ही हो जाता है लब डब, आप मेजर कर सकते हैं। हृदय से आने वाली डप आवाज़ किसके कारण आती है, तो हृदय से जो आवाज़ आती है डप, वह अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आती हैं। ठीक है, और जो लब आवाज़ आती है वह कस्पिड वाल के बंद होने से आती है। तो अपन को पूछा है डब आवाज़ जो कि अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने से आती है। निम्न में से कौन सी रक्त वाहिनी अशुद्ध रक्त CO2 युक्त रक्त कैरी करती है। अब भाई CO2 युक्त रक्त कौन कैरी करती, तो आपको पता होगा कि आप जैसे ये हार्ट है 4 चेम्बर, अब हमको यहाँ पूछा है हृदयी धमनी, हृदयी धमनी तो नहीं। जो पल्मोनरी आर्क निकलता है वो तो शुद्ध ऑक्सीजन लेके पूरे शरीर में फैलाता है। तो यकृति धमनी नहीं, यकृति धमनी भी नहीं, वृक्कीय धमनी नहीं, क्योंकि हमको पता है कि सारी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सारी वेन, जिसको हम क्या बोलते हैं शिरा, शिरा के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन शरीर में एक ऐसी धमनी है जिसको हम फुसफुसी धमनी कहते हैं, जो कि अशुद्ध रक्त लेके फुसफुस तक जाती हैं। ठीक है, और एक ऐसी शिरा है जो शुद्ध रक्त लेके फुसफुस से हार्ट तक आती हैं। तो हमको यहाँ पूछा है कि अशुद्ध रक्त वाली वाहिनी कौन सी है, तो फुसफुसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त लेके जाती हैं फुसफुस तक। ठीक है भाई, एक बात समझ लीजिए आप कि हार्ट से दूर जाने वाली, ये आपका 4 चैम्बर वाला हार्ट, हार्ट से दूर जाने वाली सभी धमनियां कहलाएगी। जो भी निकलकर हार्ट से जा रही, हार्ट से दूर जा रही है, मतलब हार्ट से दूर बॉडी के किसी भाग में, वो सब धमनियां हैं। और जो हार्ट की तरफ आएगी वो सब शिराएं हैं। ठीक है, एक नियम तो ये। दूसरा नियम ये है कि धमनियों में शुद्ध रक्त बहेगा और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहेगा। 2 बातें हो गई। लेकिन हम पहले फर्स्ट वाली बात की सुनेंगे। जब फर्स्ट कंडीशन लग जाएगी तो हम सेकंड कंडीशन नहीं मानेंगे, हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार बात करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हृदय से दूर जाने वाली सभी क्या है, हृदय से दूर जाने वाली सभी धमनियाँ होती हैं और हृदय के पास आने वाली सभी शिराएं होती हैं। तो भाई आपको पता है जो फुसफुसी धमनी है वह हृदय से लंग्स तक जाती है, तो वह हृदय से दूर जा रही, हृदय से निकलकर लंग्स तक जा रही है, तो हृदय से दूर जा रही है। तो फर्स्ट रूल्स क्या है, फर्स्ट कमेंडमेंट क्या है अपना, कि हृदय से दूर जाने वाली धमनी, तो ये धमनी हो गई। लेकिन दूसरा कमेंट है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त कैरी करती। लेकिन जब अपना पहला नियम लग गया कि हृदय से दूर जाने वाली धमनी, तो बात खत्म वहीं पे। जो भी हृदय से निकलेगी दूर जाएगी वो सब धमनियाँ हैं। अब फिर वो शुद्ध कैरी करे वो अशुद्ध कैरी करे, उससे मतलब नहीं। हृदय से दूर जाने वाली सारी धमनियाँ हैं और हृदय के अंदर आने वाली सारी शिराएँ होती हैं। ठीक है, तो जो फुसफुसी धमनी होती हैं हृदय से निकलती हैं, तो इसको हम धमनी बोल देते हैं। लेकिन यह अशुद्ध रक्त लेके जाती है लंग्स तक, फिर वह शुद्ध हो जाता है लंग्स में। शुद्ध होने के बाद वह शिरा के द्वारा, फुसफुसी शिरा के द्वारा वापस से हार्ट में लाया जाता है।
ठीक है, तो ये आप कंसेप्ट समझ लेना यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 90, हृदय से मरमर की ध्वनि किस बात को इंगित करती है? भाई हृदय से मरमर की ध्वनि आती है तो क्या खराब होता है? तो उस टाइम कपाट खराब हो जाते हैं, ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। सर्वाधिक शुद्ध रक्त पाया जाता है किसमें? पल्मोनरी आर्टरी मतलब फुसफुसीय धमनी, सेकंड है पल्मोनरी वेन मतलब फुसफुसीय शिरा, फिर कोरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को ही रक्त सप्लाई करती हैं, खुद हार्ट को ही, ठीक है, तो उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, और एक रीनल आर्टरी जो वृक्क को रक्त देती है। तो सर्वाधिक शुद्ध किस में रहेगा? तो आप दिमाग लगाएंगे कि शुद्ध कहाँ पर होता है रक्त, तो रक्त शुद्ध होता है लंग्स के पास, क्योंकि वहाँ पर उसमें O2 मिलाई जाती हैं और CO2 निकाल के लंग्स में डाल दी जाती हैं। तो नॉर्मल सी बात आएगी कि ऐसी वाहिनी जो लंग्स से निकलती हैं वो सबसे शुद्ध रक्त रखेगी, क्योंकि वहीं पर शुद्धिकरण होता है। तो वो कौन है? पल्मोनरी वेन, जो कि शुद्ध रक्त लेके हृदय में आती है। तो सबसे ज़्यादा शुद्ध इसमें रक्त रहेगा पल्मोनरी वेन में। निम्न में से किसको हृदय गति निर्धारक या गति प्रेरक कहते हैं? इसमें एक ऑप्शन की कमी थी, तो आप यहाँ लिख लो उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हो गए अब हमारे पास। अब निम्न में से किसको हृदय गति निर्धारक या गति प्रेरक कहते हैं? साइनो ऑरिकुलर नोड, शिरा आलिंद गुंडी, ऑर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, आलिंद नीले गुंडी या परिकिंचे तंतु। तो आपको ये डायरेक्ट आंसर पता ही होगा कि हम शिरा आलिंद गुंडी SA नोड को गति निर्धारक, गति प्रेरक या पेस मेकर कहते हैं। मानव में अग्र महाशिरा तथा पश्च महाशिरा हृदय के कौन से भाग में आकर खुलती हैं? भाई जो अपना 4 कपाटी हृदय है, ये पश्च महाशिरा जो नीचे से आ रही है शरीर के निचले भागों से, और अग्र महाशिरा शरीर के ऊपरी भागों से आ रही है और हार्ट में आके खुलती हैं। लेकिन हार्ट में कौन से भाग में आके खुलती हैं? तो ये हार्ट में इस आलिंद वाले भाग में आके खुलती हैं, ठीक है। तो दायां आलिंद, ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है, राइट ऑरिकल। फिर यहाँ से रक्त इसमें पहुँचा दिया जाएगा, वेंट्रिकल में यहाँ जाएगा, और यहाँ से फिर फुसफुसी धमनी के द्वारा फुसफुस में शुद्धिकरण के लिए। CNS केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या स्ट्रक्चर सम्मिलित हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं। भाई ये आपका मस्तिष्क है, इसमें लोब पाए जा रहे हैं बहुत, ये आपका मस्तिष्क है। अब यहाँ से एक मेन शाखा निकलती हैं जो आपकी कशेरुक दंड के बीच में जाती हैं, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को सम्मिलित किया गया है। गंध ज्ञान से संबंधित है, नाम से पता चल रहा है, ग्राण, ग्राण का मतलब गंध से होता है। तो गंध पाली प्रेजेंट होती है ब्रेन के अंदर, ओल्फैक्टरी लोब, उससे हमको गंध ज्ञान प्राप्त होता है। इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो आप याद करना, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है? अग्नाशय की बीटा सेल। भाई अग्नाशय में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? अग्नाशय के अंदर हमारे पेनक्रियास के अंदर जो अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल पाई जाती है ना, तो वहाँ पर बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट होता है और अल्फा सेल के द्वारा ग्लूकागोन। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन सीक्रेट किया जाता है। पीयूष ग्रंथि के द्वारा तो दूसरे हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, जैसे गोनेडोट्रोपिन, FSH, LH, इसके एंटीरियर रीजन से, अग्रपाली से, और इसकी पश्च पाली से, पश्च लोब से ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन वगैरह, ठीक है, ये रिलीज किए जाते हैं। यकृत से तो एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन रिलीज किया जाता है, जो सोडियम और पोटेशियम आयन की मात्रा जो इनका लेवल होता है इनको मेंटेन रखता है किडनी के अंदर, और इनडायरेक्टली यह ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है। कौन? एंजियोटेंसिनोजन हार्मोन, जो कि रिलीज होता है यकृत के द्वारा, ठीक है। लेकिन हम क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंसुलिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? मिश्रित ग्रंथि किसे बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि उसको बोलते हैं जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, बहिस्रावी व अंतःस्रावी दोनों काम करे। अब इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों कार्य करती है? तो पीयूष ग्रंथि तो बस एंडोक्राइनल है, पीनियल ये भी एंडोक्राइनल, पैराथायराइड ये भी एंडोक्राइनल। तो जो पेनक्रियाज हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय,
जो अग्नाशय हैं वह अग्नाशय एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों वर्क करता है। अग्नाशय का 99% भाग बहिस्रावी होता है और 1% भाग इसका अंतःस्रावी होता है। अंतःस्रावी में इसमें बीटा अल्फा डेल्टा सेल पाई जाती हैं जो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन ये सीक्रेट करती हैं हार्मोन। और एक्सोक्राइन में इसके अंदर असिनी की सेल प्रेजेंट होती हैं, डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने। और असिनी की सेल से ये पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस का सिंथेसिस, प्रोडक्शन और स्त्रवण किया जाता है। तो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन नेचर की होती है पेनक्रियाज ग्रंथि। तो आंसर सी। संकटकालीन परिस्थितियों जैसे कि दुर्घटना, पीड़ा, डर, क्रोध, भय ऐसी परिस्थितियां जब पैदा हो जाती हैं मन के अंदर, तो कौन सा हार्मोन सीक्राइट होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो वह स्रावित होता है एड्रीनलिन। तो ये ध्यान रखना आप, एड्रीनलिन सीक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन तो लव हार्मोन है, ये तो और ही वर्क करवाता है। थायरोक्सिन ब्रेन डेवलपमेंट, डाइजेशन में रोल है इसका, हार्ट मसल्स के फंक्शन में, मेंटेनेंस में यह अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अपना आंसर इसमें क्या है? एड्रीनलिन। इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित ग्रंथि हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित ग्रंथि थाइमस ग्रंथि हैं जो टी लिम्फोसाइट, अपनी जो टी लिम्फोसाइट हैं उनका यह प्रोडक्शन करता है जो कि एक प्रतिरक्षी सेल होती हैं। ठीक है, बाकी टेस्टिस तो टेस्टोस्टेरोन का मेल सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करता है। और थायराइड थायरोक्सिन को ऊपर देखा ही अभी हमने। ठीक है, ओवरी से तो क्या होता है? ओवरी से क्या रिलीज होएगा? ओवरी से तो ओवेरियन हार्मोन जैसे इस्ट्रोजन वगैरह। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पर। कौन सा एक प्राथमिक जननांग है? प्राथमिक जननांग कौन सा है भाई? जो भी गेमेट का फॉर्मेशन करेगा ना उसको प्राथमिक जननांग बोलते हैं। गेमेट का फॉर्मेशन कौन करते हैं? मनुष्य के अंदर गेमेट फॉर्मेशन कौन से अंग करते हैं भाई? मनुष्य के अंदर भी अगर मेल की बात करें अपन, नर की, तो टेस्टिस वृषण के अंदर गेमेट बनते हैं। ठीक है, और युग्मक बनते हैं। और माता के अंदर ओवरी, अंडाशय, तो ओवरी और टेस्टिस को हम प्राथमिक जननांग बोलते हैं। तो इसमें हो जाएगा वृषण, बाकी शिश्न, प्रोस्टेन, वृषण कोश ये नहीं है। कौन सी सहायक ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है? कहने का अर्थ है कि वह मादा में एब्सेंट है, बस नर में पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ये सिर्फ नर में पाई जाती है, मादा में नहीं पाई जाती। शुक्राणु का योग्यता अर्जन कहाँ होता है भाई? शुक्राणु का कैपेसिटी कहाँ आती है उनके अंदर? जो हम शुक्राणु इजिकुलेट करते हैं फीमेल की वजाइना में, जब नर मादा के योनि के अंदर जो गेमेट सीमन शुक्राणु जो इजिकुलेट करता है, स्खलन करता है, तब वह अपनी कैपेसिटी में नहीं रहते, उनकी टेल मूवमेंट नहीं करती, लेकिन वह वेजाइना के अंदर जाके वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, कैपेसिटी आ जाती है उनके अंदर मूवमेंट करने की। तो वह योग्यता अर्जन कहाँ करते हैं? वह योग्यता अर्जन योनि के अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये आप इसमें आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 नंबर का। शुक्राणु को उसके कौन से भाग से ऊर्जा मिलती है? तो आपने शुक्राणु की स्ट्रक्चर देखी है कि शुक्राणु जैसे चमचाकार होता है, ऐसे ये स्ट्रक्चर होती है, एक ग्रीवा होती है, ये तो उसका हो गया भाग कौन सा? शीर्ष भाग। ये गर्त लगा जो ग्रीवा, ये मध्य भाग, फिर एक लंबी सी टेल प्रेजेंट होती है उसके अंदर। ठीक है, ये टेल है, ये पूरी टेल है। ठीक है, तो ये तो अग्रभाग, ये ग्रीवा भाग, ये मध्य भाग और ये टेल भाग। तो मध्य भाग में आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, शीत प्रेजेंट होती है, नेबिनकन शीत, जो उनको क्या प्रोवाइड करती हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाती हैं, उससे ऊर्जा मिलती है हमको। तो ये मध्य भाग से। ठीक है, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका जिसको स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और एक प्राथमिक कोशिका जिसको उगोनिया कहते हैं। जो प्राथमिक कोशिका है मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और फीमेल के अंदर उगोनिया, जब इनमें सेल डिवीज़न होता है तो जो शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं इनकी संख्या क्या होती है? तो आपने देखा होगा जब हम पढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, शुक्राणु जनन एंड अंड जनन, तो वहाँ चार्ट बनाते हैं। तो एक सेल लेते हैं अपन, शुरू में चार्ट बनाते टाइम स्पर्मेटोगोनिया, जिसमें कोशिका विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर उस 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणु। तो शुक्राणु कितने बनते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया से? 4। अंडाणु 1 बनता है, क्योंकि जो प्राइमरी जो फर्स्ट अर्धसूत्री होता है उसमें एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनती है।
फिर जब द्वितीयक अर्धसूत्री होता है तो उसमें द्वितीयक पोलर बॉडी और ओवम बनता है, तो ओवम तो एक बनता है। तो मेल के अंदर 4 स्पर्म और फीमेल के अंदर 1 ओवम बनते हैं प्राइमरी जर्म सेल से, प्राथमिक जर्म सेल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु का वर्षण से मुक्त होना क्या कहलाता है? तो भाई शुक्राणु जब वृषण से अगर रिलीज हो जाए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से अगर मुक्त कर दें, उनको आगे बढ़ जाए वहाँ से, तो इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, बाकी ये टर्मिनोलॉजी, तो स्खलन करना होता है फीमेल की वेजाइना में, इंसेमिनेशन सीमेन का स्खलन, सेमिनेशन ये सब सेमिनल वेसाइकल का फ्लूइड मिलाना, ये टर्मिनोलॉजी है। लेकिन स्पर्मिएशन शुक्राणु का वृषण से मुक्त होना। ठीक है, 106, मनुष्य के अंडों जो फीमेल का ओवम होता है उसमें क्रोमोसोम कौन सा पाया जाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, कि ओवम जो प्रेजेंट है फीमेल के अंदर, ओवम जो बनता है उस ओवम में क्रोमोसोम संख्या क्या रहती है? आप सबको पता है कि जो ओवम और स्पर्म होते हैं इनमें क्रोमोसोम संख्या अपनी जनक सेल की आधी हो जाती है। आधी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। जो स्पर्म और ओवम बनते हैं मेल एंड फीमेल के अंदर, ये अर्धसूत्री विभाजन से बनते हैं। अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? प्राइमरी जर्म सेल में। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में स्पर्मेटोगोनिया और oogonia की बात की थी, शुक्र कोशिका और अंड कोशिका की, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्रोमोसोम संख्या आधी रह जाती है जनक सेल की, मतलब 46 से 23 रह जाती हैं। जब 46 से 23 रह जाएगी तो क्रोमोसोम संख्या जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं 2-2, जैसे मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX, तो जब ओवम और स्पर्म बनेंगे उनके अंदर आधी रह जाएगी तो सेक्स क्रोमोसोम जो पेयर में थे वो अनपेयर हो जाएंगे, हेप्लॉइड सेल हो जाएगी, तो 23 ही तो रह जाएंगे, जिसमें 22 तो दूसरे ऑटोसोमल और एक कौन सा रह जाएगा? सेक्स क्रोमोसोम। तो एक सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा क्योंकि वो सेल क्या है? N, हेप्लॉइड। तो मादा के जो ओवम है उसमें कौन सा क्रोमोसोम रहेगा? X, क्योंकि उसके अंदर जो डिप्लॉइड सेल है प्राइमरी जर्म सेल उसमें XX, लेकिन जब ओवम बनेगा तो उसमें एक क्रोमोसोम आएगा क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ है, तो एक X क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक X क्रोमोसोम। ठीक है, वह हार्मोन जिसकी मूत्र में मात्रा गर्भधारण की ओर इशारा करती है। भाई जो पेरे न्यूज लाते हैं वो पेरेगा न्यूज, जो भी नाम है उसका, प्रेगा न्यूज। तो प्रेगा न्यूज में जो आप उसमें प्रेगनेंसी टेस्ट किट बोलते हैं उसको, जिसमें प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर जो मूत्र और ब्लड में HCG की मात्रा बढ़ जाएगी। HCG एक हार्मोन है जिसका नाम है फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो HCG सीक्रेट होता है जो एम्ब्रियो होता है उसके तरफ एक, उसके चारों ओर एक सेल्स की लेयर होती है जिसको ट्रोफोब्लास्ट सेल कहते हैं। तो जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है फीमेल की ओवरी के अंदर, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो फीमेल की ओवरी के अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो एम्ब्रियो के चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल की एक लेयर होती है, उन सेल्स के द्वारा HCG सीक्रेट होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो इस HCG की मात्रा को वह पहचान लेता है प्रेगा न्यूज, तो उसमें वो पट्टियाँ आ जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। बात समझ में आई? भाई एक बार और समझिए कि भाई ये फीमेल की यूटेरस, ये अंडाशय है, ये यूटेरस है, ठीक है, ये यूटेरस है, ये वेजाइना है, ठीक है। अब यहाँ यूटेरस में एम्ब्रियो पल रहा है। अब इस एम्ब्रियो के चारों तरफ एक सेल्स की लेयर बनती है जिसको, इन सेल्स को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, और ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स HCG का सिक्रेशन करती है। किसका? HCG का। अब ये HCG को कौन नाप लेता है? वो प्रेगा न्यूज, जिसमें पट्टियाँ आ जाती हैं। जो प्रेगा न्यूज होता है जो उसमें पट्टियाँ आ जाती हैं ना, वो डबल जितनी भी आती हैं रिजल्ट में, तो ये किसकी वजह से आई? इस HCG की वजह से। और HCG कौन सीक्रेट करता है? ये एम्ब्रियो की सेल्स। तो वह हार्मोन जिसकी मूत्र में मात्रा गर्भधारण की ओर इशारा करती है, तो कौन हो गया? HCG, ठीक है। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन, तो HCG इसका आंसर रहेगा। तो ये हमारे पूरे 107 क्वेश्चंस के आंसर और इनका सॉल्यूशन यहाँ पर आपके सामने पूरा हो चुका है।
जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने क्वेश्चंस देखे थे बस, तो आप अब अपने आंसर मिलान कर लेना। आप अपने स्वयं को अब नंबर दे लेना खुद को कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं 107 में से। आप एक क्वेश्चन को 1 नंबर का मान के चल लीजिए, और अगर आपके एक क्वेश्चन गलत होता है तो आप जो भी रीट की कट ऑफ है उसके अनुसार आप आपकी उसको नेगेटिव मार्किंग कर लीजिए, और फिर टोटल मार्क्स आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। साथ ही आप क्वेश्चंस जो आपके गलत हुए हैं उनको देखना कि वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के हैं, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा गलत हुए हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आपको कौन से टॉपिक को और पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ऐसे आपकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये तरीका बिल्कुल सही है कि आप ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं। आगे भी हम और वीडियो रिकॉर्ड करके रिलीज़ करते रहेंगे आपके लिए जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी लगातार, और आपको पता चलता रहेगा कि किस टाइप की क्वेश्चन से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी वीकनेस कौन से टॉपिक में है। तो आप लगातार प्राइम बायोलॉजी के साथ बने रहिए, और हम वीकली यहाँ पर एक जो है अपना राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की फॉर्म में पेपर रिलीज करते रहेंगे। लेकिन अब जो नेक्स्ट पेपर जो आएगा वो हम सोच रहे हैं कि हम साथ में सॉल्यूशन भी करवाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड ये हो रही है कि हम क्वेश्चंस के साथ ही सॉल्यूशन करवाएं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा कि उसका फॉर्मेट क्या रहेगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मददगार होंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सके। आप ये नहीं सोचना कि फ्रेंड को शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, साथ में आप ग्रुप बना के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले जो भी टेस्ट पेपर होंगे या जो भी मॉडल पेपर आएंगे यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। उससे आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी।